मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं, इसके विषय में अध्ययन करना है। ठीक, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, पुष्पी पौधे हैं। आप जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। जो हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं वह इसी पुष्पी पौधे या एंजियोस्पर्मिक प्लांट के विषय में अध्ययन करना है। आज जो पुष्पी पौधे आप पढ़ रहे हैं, इस पुष्पी पौधों में सबसे पहले हम जब किसी जंतु का अथवा किसी पौधे का जब अध्ययन करते हैं तो उसकी आकारिकी से तात्पर्य होता है कि उसके शेप साइज एंड कलर, अर्थात कि उसके आकार, आकृति और रंग। उस परिपाटी के आधार पर जब आप अध्ययन करते हैं तो उसी को हम उसकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आज आप जो आकारिकी पढ़ने जा रहे हैं, ये पादपों की आकारिकी पढ़ना है और वो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे पहले आप अध्ययन करते हैं किसी भी पौधे के हैबिट का, स्वभाव का, अर्थात उस पौधे की जो स्वभाव है वह किस तरह से है, अर्थात वो पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है और किस किस प्रकार का होता है। उसी को हम उस मॉर्फोलॉजी में उसके स्वभाव के विषय में अध्ययन करते हैं। जैसे स्वभाव के विषय में अध्ययन करने के लिए हमको पहले 3 टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, जिसे कहते हैं हम एनुअल, बाई एनुअल एंड पेरेनियल। जिसे कहते हैं एक वर्षीय, इसको कहते हैं द्विवर्षीय, इसको कहते हैं बहुवर्षीय। अर्थात जो पौधे 1 वर्षीय हैं उनको हम एनुअल कहते हैं, और किस आधार पर हम उसको एनुअल, बाई एनुअल और पेरेनियल में डिवाइड करते हैं कि जब किसी पौधे की बुआई से लेकर और उसके कटाई तक की अवधि, यानी कि जब हम उसको बोते हैं और जब उसको काटते हैं तब की अवधि, अगर 1 वर्ष के भीतर 1 ईयर के अंदर अगर तैयार हो जाता है तब ऐसे पौधे को हम 1 वर्षीय कहते हैं। इस 1 वर्षीय पौधे में एक टॉपिक और आ जाता है कि एन एनुअल, जिसे कहते हैं छमाही, 6 मंथली। अर्थात कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनकी बुआई से लेकर के और फल की प्राप्ति तक की अवधि 6 महीने के अंदर ही हो जाती है। 6 मंथ के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। ऐसे पौधे को छमाही पौधा भी हम एन एनुअल लिखेंगे।
जब हम बुआई कर से लेकर के उसके परिपक्वता की अवधि को 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम में प्राप्त कर लेते हैं, तब उसको कहते हैं द्विवर्षीय बाइएनुअल। और जब किसी पौधे को हम एक बार बो देंगे और जीवन पर्यंत तोड़ते खाते रहते हैं, जैसे आम लगा दिए, केला लगा दिए, कटहल लगा दिए, है ना, ऐसे पौधे को हम पेरेनियल्स कहेंगे, बहुवर्षीय कहेंगे। अब यह जो एनुअल, बाइएनुअल और पेरेनियल, इसमें कोई दिक्कत किसी को तो है नहीं। जैसे 1 वर्षीय में, जैसे एनुअल छमाही वाले में जैसे आप मटर बुआई कर दिए, हाँ, जितनी इस समय की फसल है, हाँ, ऐसे फसलों को हम छमाही कहेंगे। जो 1 वर्ष से अधिक तैयार हो रहा है, मतलब कि बुआई से लेकर के और कटाई की अवधि 12 महीने से कम न हो, यानी कि 1 वर्ष से कम न हो, तो वह जो है 2 वर्षीय हो जाएगा, बाइएनुअल। 2 वर्ष से कम, जैसे केला, गन्ना, है ना। पेरेनियल का एग्जाम्पल जानिए कि एक बार बो दिए आप, यानी कि आम का पौधा तैयार कर लिए, तो तमाम आपको फली उससे सालों साल, कईयों साल तक मिलते रहेंगे। ठीक, उसके बाद यह हाइब्रिड में एनुअल, एनुअल, बाइएनुअल और पेरेनियल का अध्ययन करने के बाद इसी टर्मिनोलॉजी में एक और आपको अध्ययन करना है, याद रखना है इसी मॉर्फोलॉजी में, कि वो पौधा अगर एनुअल या बाइएनुअल या पेरेनियल है, तो हर्ब श्रब ट्री, हर्ब श्रब और ट्री, यानी कि शाखी, झाड़ी और पेड़, ये है। इसमें से क्या है, अगर एनुअल है, 1 वर्षीय है, तो हर्ब है, श्रब है कि ट्री है, या बाइएनुअल है तो हर्ब है, श्रब है कि ट्री है, या पेरेनियल है, बहुवर्षीय है, तो हर्ब है, श्रब है, ट्री है। ठीक है, तो ऐसे बहुत कुछ ऐसे पौधे भी हैं कि जो हर्ब है और पेरेनियल्स भी होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं एनुअल हैं, जो ट्री है, पेड़ या श्रब है। ठीक है, यानी कि जो कोमल तने वाले हैं। हर्ब शाकीय का मतलब कि वह पौधे के तने बहुत कोमल हो, उनको हम कहेंगे हर्ब या हर्बेसियस, शाकीय। जो श्रब होता है, झाड़ी, वो जैसे न कोमल होगा और न लंबे वृक्ष होंगे, जैसे गुड़हल का है। ठीक है, गुलाब का पौधा है, गुड़हल का पौधा है, ये सब झाड़ी में आएंगे, श्रब में आएंगे। जो ट्री है, पेड़, जो न शाकीय है और न झाड़ी है, जो लंबा वृक्ष इमारती लकड़ी के रूप में, मोटे मोटे वृक्षों के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, उसको हम कहेंगे ट्री या पेड़। ठीक, अब जो है इतनी 6 टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। एनुअल, बाइएनुअल, पेरेनियल, हर्ब, श्रब और ट्री, ये उसके केवल इस पुष्पी पात्रों की आकारिकी का पहला हेडिंग था, जिसे हम हाइब्रिड पढ़े। जब हाइब्रिड किसी भी पौधे का अध्ययन करना है आपको, तो इस टर्मिनोलॉजी से ऐसे जब अध्ययन करेंगे, उसकी केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख करके, तो आपको सारा पता तुरंत मिलता जाएगा। अब आएंगे हम उसके रूट पर। हाइब्रिड के बाद रूट पे आएंगे। उसकी जड़ में मेनली 2 प्रकार की होती है। जड़ मेनली 2 प्रकार की होती है। एक होता है टैप रूट
और एक होता है कोलाइड रूट। कोलेलॉइड रूट्स, एक को कहते हैं मूसला जड़ और एक को झकड़ा जड़। इसको कहेंगे हम मूसला जड़, इसको कहेंगे झकड़ा जड़। ठीक, जो जड़ जमीन के नीचे सीधे सीधे से जाती है, जैसे यह जमीन का सरफेस है, ये कोई पौधा है, उसकी जड़ ऐसे सीधे जमीन के अंदर जा रही है, तब इस जड़ को हम मूसला जड़ कहेंगे। ठीक है, ये वाली जड़ मूसला जड़ कहलाती। और कुछ पौधे में, जैसे केला है, केले में उसकी जड़ जो होती है ऐसे ऐसे होते हैं, इन्हीं जड़ों को झकड़ा जड़ कहते हैं। ठीक है, मक्के में। लेकिन ये झकड़ा जड़ की एक और खासियत ऐसी होती है कि इसका एक रूपांतरण होता है जिसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स या अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें जिसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स। देखिए, यह जो एडवेंटिशियस रूट्स है, अपस्थानिक जड़ है, ये अपस्थानिक जड़ जो होते हैं वह जैसे दूब घास में होता है कि ये दूब घास ऐसे है, जब यह इसकी टहनी शाखाएं लंबी हो जाते हैं तो ये अपनी इस वीक जो अपस्थानिक जड़ें, कम पतली पतली जड़ें हैं, कमजोर जड़ें हैं, उन कमजोर जड़ों से इसको पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं हो पाता है। और जब पर्याप्त पोषण नहीं हो पाता तो इसके टहनी में कुछ नोड्स होते हैं, गांठ होती हैं, उन गांठों के पास से यह एक पतली जड़ ऐसे छोड़ देता है। फिर यहाँ से इसके तने ऐसे वृद्धि करने लगते हैं, फिर यह आगे बढ़ा, इधर भी यहाँ जड़ छोड़ दिया। ऐसे जड़ों को यह अपस्थानिक एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल और आप जानेंगे अपस्थानिक जड़, जैसे प्याज का है, इसमें भी यहाँ पतली पतली जड़ें होती हैं, ये पत्तियां होती हैं। ठीक है, इसमें भी जो है, जो यहाँ जड़ आपको मिल रही है ये भी एडवेंटिशियस रूट से ही अपस्थानिक जड़ ही कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अब आप रूट जान लिए, उसकी मॉर्फोलॉजी में रूट जान लिए। अब क्या बारी आ गई स्टेम की, तने की। स्टेम, तना। ठीक, इस तने की मॉर्फोलॉजी में कुछ पौधे में आप देखे होंगे कि तने इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट, जिसे हम सीधा कहते हैं, यानी कि सीधा हम उसी को कहेंगे कि जो कमजोर ना हो, ठीक है, मजबूत हो, सॉलिड हो, उसको कहेंगे हम इरेक्ट, सीधा। वही ना सीधा रह पाएगा। और जो कमजोर है उसको हम कहेंगे वीक, कमजोर। और कमजोर होने के साथ साथ उसमें कुछ और क्वालिटी उत्पन्न हो जाती है। कुछ के तने में ट्रेंडिल्स, धागे बन जाते हैं, और कुछ क्रीपिंग करना प्रारंभ कर देता है। रेंगना है, क्रीपिंग, रेंगना, यानी कि जैसे कद्दू का पौधा देखे होंगे, इस समय सबके गांव पर लगभग मिल भी जाएगा कि उसका तना ऐसे जो है रेंगता हुआ आगे बढ़ जाता है।
उसमें एक और खासियत होती है, क्रीपिंग के साथ साथ क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग का मतलब जकड़ना। जकड़ना का मतलब कि जैसे आपने कद्दू यहाँ बो दिया, मकान आपका यहाँ है, छत यहाँ है, और कद्दू आपने यहाँ बो दिया। उसके बाद जब इसको कोई सपोर्ट आप यहाँ छत से ऐसे लगा देते हैं तो उसको या इसके जो टेंड्रिल्स हैं तने के, वो उसको ऐसे लपेटते हुए ऐसे छत पे आ जाते हैं और पूरा ये छत कवर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कवर कर लेते हैं, लेकिन सारे के सारे जितने पुष्प बनते हैं वो सारे कद्दू नहीं बन जाते हैं। ठीक है, उसमें कारण ये होता है कि जो उसमें निषेचन होता है, पोलिनेशन, वह बाय इंसेक्ट पोलिनेशन होता है, यानी कि कीट परागण होता है। ठीक है, और जब कीट परागण होता है तो इसलिए कीट परागण होता है क्योंकि वह यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है, एक लिंगी पौधा है, और एक लिंगी पौधा है लेकिन उसमें जो मेल पुष्प हैं वह यहाँ बने, यहाँ बने, और जो फीमेल पुष्प होते हैं वह कुछ दूरी पर बनते हैं। दोनों पुष्प में अंतर देख लिए? क्या अंतर दिखाई दिया? देखिए कि इसमें जो अंडाशय, जो मादा पुष्प होती है उसमें अंडाशय होता है ऐसे, और जो नर पुष्प होता है उसमें अंडाशय नहीं होता है यहाँ। और जो इस पुष्प का काम होता है कि फर्टिलाइजेशन करना, और उसका काम होता है फर्टिलाइजेशन कराना, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन होता है और ये करने का कार्य करते हैं, लेकिन वाहक के रूप में कीट का काम होता है। रोल अदा कौन करता है? कीट। संयोग से कि कीट इस पे बैठे पहले और इसके पुंकेसर उसके शरीर में चिपका और यहीं से उसको रस मिल गया, यहीं से चला गया वापस, कहानी खत्म हो गई। या पहले इस पे बैठ गया और यहीं से उसको रस मिल गया पर्याप्त तो चला गया, फिर ये यहीं रह गए, ये यहीं रह गए, है ना। अगर वह इस पुष्प में पहले बैठ गया तब इस पे आ गया तब भी बेकार हो गया, आम का सारा छत पे चढ़ाया हुआ बेकार हो गया। संयोग है कि वह कीट पतंगे के ऊपर यह कद्दू आपको प्राप्त होगा कि जब इस पे बैठेगा और इस पर से फिर इसमें जाएगा तब आपको ये कद्दू प्राप्त होगी, ये फली बनेगी। अन्यथा यो सूख करके गिर जाएगी, कहेंगे कोई जो है हाँ यह कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया है आपका ये तने की बारी आ गई। फिर उसके बाद तने के बाद हाइब्रिड रूट स्टेम, उसके बाद आ गया लीफ। हाँ लीफ, देखिए पत्ती जो होती है वह दो प्रकार की होती है। ये सारा क्या है, जैसे हमने जंतुओं के अध्ययन करने के लिए शेप साइज कलर बताया, उसी तरह से पादपों के अध्ययन के लिए यह एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी उसकी है। अभी हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी नहीं बता रहे हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी इसके बाद विश्लेषण के जस्ट बाद पढ़ना होगा कि अब उसकी जैसे मनुष्य का अध्ययन करना है किसी का, तो उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर अध्ययन करना है तो उसके शरीर को देख करके जो जो आपको बाहर से दिखाई देगा उसके विषय में आप पढ़ेंगे, लिख लेंगे। और जब इंटरनल स्ट्रक्चर अध्ययन करना होगा तब वहाँ आपके आहार नाल, श्वास नाल, यकृत, अमाशय,
किडनी, ब्लड, यानी ये सब के विषय में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पौधे का करना है। तो इस पौधे की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के लिए हमने हैबिट बताया, रूट बताया, स्टेम बताया। अब आ गई बारी आपकी लीफ की, पत्ती की। ये पत्ती मेनली दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है सिंपल लीफ और दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं सरल पत्ती, सरल पत्ती, इसको कहते हैं संयुक्त पत्ती। जो सरल पत्ती होती है, सिंपल लीफ होती है, जैसे आपने देख लिया इस तरह की कोई पत्ती, ऐसे, इसको कहेंगे हम साधारण पत्ती, सिंपल लीफ, साधारण पत्ती या सरल पत्ती। अगर किसी पौधे की पत्तियों में, जैसे नीम की पत्ती है, ये अगर यहां से एक पत्ती ऐसे निकल गई है तो इधर से भी एक पत्ती, इधर से भी एक पत्ती, ऐसे इधर से भी एक पत्ती, ऐसे मिलती रहेगी। इसको कहेंगे कंपाउंड लीफ, संयुक्त पत्ती। लेकिन कुछ पौधे की पत्तियों में जो विनेशन आता है, सिरा विन्यास, वो दो प्रकार का होता है। जो विनेशन होते हैं पत्तियों में, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पैरेलल विनेशन, और एक होता है रेटिकुलर विनेशन। ठीक, इसको कहते हैं पैरेलल विन्यास, यानी कि समानांतर सिरा विन्यास, समानांतर सिरा विन्यास। और इसको कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। जो समानांतर सिरा विन्यास होते हैं वो पौधे की पत्ती को देखने से ही स्पष्ट हो जाते हैं कि जब पौधे की पत्तियों में इस तरह की संरचना हो, ऐसे जाल के रूप में संरचनाएं ऐसे दिखाई दे, तब उसको हम जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। और जब पौधे की पत्तियों में इस तरह की संरचना दिखाई दे, जैसे धान के पौधे की पत्ती, गेहूं के पौधे की पत्ती, मक्के के पौधे की पत्ती, ऐसे संरचनाओं को, या बांस के पौधे की पत्ती, गन्ने के पौधे की पत्ती में इस तरह की जो सिरा विन्यास ऐसे मिलते हो, सीधे सीधे जो सिरा विन्यास होते हो, उनको हम कहते हैं समानांतर सिरा विन्यास या पैरेलल विनेशन।
अब अगली हेडिंग आएगी आपकी हैबिट रूट स्टेम लीव इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जिसे कहते हैं पुष्प क्रम। देखिए पौधे के तने में पुष्प के लगने के क्रम को ही पुष्प क्रम कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये पुष्प क्रम दो प्रकार का होता है, एक होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। दो और होते हैं वो बीएससी में पढ़ेंगे आप, स्पेशल और कंपाउंड। यहाँ आपको दो पढ़ना है, रेसिमोस और साइमोस, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। ठीक है, अब अगले जो है टॉपिक्स को अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।